हाउ आर यू ऑल गाइस। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम क्लास 12 की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पर हैं, जिसमें टोटल 11 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 4 मेन टॉपिक्स पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब बचे 7 टॉपिक्स, जिनमें से 4 इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। और हाँ, बेटर एक्सपीरियंस के लिए अपने साथ में हिस्ट्री की बुक और नोटबुक लेना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। फिफ्थ टॉपिक, शिल्प उत्पादन के बारे में जानकारी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बुक साथ में लेकर बैठना, क्योंकि फिलहाल आपको अपने पहले मानचित्र को देखना है और इसमें चहुंडड़ो नाम की बस्ती को मार्क करना है, क्योंकि इसको मार्क करने के बाद आपको पता चलेगा कि मोहनजोदड़ो जो 125 हेक्टेयर जितनी बड़ी थी, यानी लगभग 175 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी, चहुंडड़ो इसकी तुलना में बहुत छोटी थी, सिर्फ और सिर्फ 7 हेक्टेयर जितनी बड़ी। और ये बस्ती पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प उत्पादन में मनके बनाना, शंख काटना, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाने जैसी गतिविधियां शामिल थी। मनके बनाने के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधताएं उल्लेखनीय हैं, जैसे कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टर्स, सेलखड़ी पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, फयांस तथा पकी मिट्टी। इन सभी पदार्थों का उपयोग मनके बनाने के लिए होता था। कुछ मनके 2 या 2 से ज्यादा पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोपे वाले पत्थर के होते थे। इनके बहुत आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से बनाया जाता था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। मनके बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी, जैसे सेलखड़ी पत्थर पर आसानी से काम हो जाता था, क्योंकि ये पत्थर बहुत मुलायम था। कुछ मनके सेलखड़ी पत्थर के पाउडर के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के अलावा कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह बात आज तक आर्कियोलॉजिकल्स के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। आर्कियोलॉजिकल्स द्वारा किए गए प्रयोगों ने दर्शाया है कि कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनके को आग में पकाकर तैयार किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और बारीकी से शल्क निकालकर उन्हें फाइनल टच दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश तथा इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी और इनमें छेद करने के उपकरण चहुंडड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अब दोबारा से उसी मानचित्र में नागेश्वर तथा बालाकोट को मार्क करो तो पता चलेगा कि ये दोनों बस्तियां समुद्री तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुएं, जिनमें बैंगल्स, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं शामिल है, के निर्माण का विशेष केंद्र था, जहां से ये माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी पॉसिबल है कि शायद जो माल चहुंडड़ो और लोथल में बनाया जाता था, उन्हें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी बस्तियों तक पहुंचाया जाता था। तो यहाँ पर हमारा 5th टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट 1 की तरफ, जो है उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए आर्कियोलॉजिकल्स इन्हें ढूंढते हैं। प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, इनकम्प्लीट वस्तुएं, त्याग दिया माल तथा कूड़ा करकट। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य का सबसे अच्छा संकेतक था। फॉर इंस्टेंस, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख या फिर पत्थर को काटा जाता था, तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार कूड़े को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए यूज किया जाता था, परंतु छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही फेंक दिया जाता था। ये टुकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि छोटे केंद्रों के साथ ही मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में भी शिल्प उत्पादन होता था। चलिए अब बढ़ते हैं 6th टॉपिक की तरफ, जो है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ।
जैसा कि साफ है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। इसी के साथ हमारा 6th टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए समझते हैं 6.1 को। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाला माल। हड़प्पा के रहने वाले शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई विधियां अपनाते थे। फॉर इंस्टेंस उन्होंने नागेश्वर तथा बालाकोट में, जहां आसानी से शंख प्राप्त था, बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान में स्थित शोरतुघई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे सोर्स के निकट स्थित था, तथा लोथल, जो कार्निलियन गुजरात में भड़ौच, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा गुजरात से और धातु राजस्थान से के सोर्स के निकट स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। राजस्थान के खेतड़ी अचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। इन अभियान के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। कभी कभी इन इलाकों में मिलने वाली हड़प्पा पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों के संकेतक थे। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को आर्कियोलॉजिकल्स ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड हड़प्पाई मृद भांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा पॉसिबल है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा निवासियों को तांबा भेजते थे। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड 2 टॉपिक्स और हैं, जिनमें से पहला है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल्स की खोज ने इस बात का दावा किया है कि हो सकता है कि तांबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लिया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दिखाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुएं दोनों में निकल के अंश प्राप्त हुए हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर इशारा करते हैं। संपर्क के और भी साक्ष्य मिले हैं। एक खास पात्र और एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबा, जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी लेयर बनाई गई है, ओमान स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी लेयर्स लिक्विड सब्सटेंस के बहाव को रोकती है। हम यह तो नहीं जान पाए कि इस प्रकार के मर्तबान का उपयोग खास तौर से किस लिए किया जाता था, लेकिन पॉसिबल है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखी वस्तुओं का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्रों से तांबे के आगमन संदर्भ मिलते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाली अन्य आर्कियोलॉजिकल खोजों में हड़प्पन मुहर, बाट, पासे तथा मनके इंक्लूड हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना जरूरी है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पन रीजियन के लिए प्रयुक्त शब्द नाम रीजियन से कनेक्शन के एविडेंसेस मिले हैं। यह लेख मेलुहा से प्राप्त कार्निलियन, लाजवर्द मणि, कॉपर, गोल्ड तथा विविध प्रकार की लकड़ियों जैसे उत्पादों का उल्लेख करते हैं। मेलुहा के विषय में मेसोपोटामिया मिथक बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजी पक्षी हो, उसकी आवाज राज प्रसाद को सुनाई दे। कई आर्कियोलॉजिकल्स का मानना है कि यहाँ हाजी पक्षी मोर को कहा गया है। क्या यह नाम उसे उसकी आवाज से मिला होगा? ऐसा माना जाता है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से कनेक्शन समुद्री मार्ग था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है और इसी के साथ ही हमें हड़प्पाई मुहरों पर जहाजों तथा नाव के चित्रांकन देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा 6th टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं 7th टॉपिक की ओर, जो है मुहरे, लिपि तथा बाट।
जिसमें 7.1 टॉपिक है मोहरें तथा मुद्रांकन। मोहरों और मुद्रांकनों का यूज लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। इमेजिन कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया और उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक या एक से ज्यादा मोहरों से दबाया गया, जिससे उस गीली मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले की अपनी फाइनल लोकेशन स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन रहा तो इसका मतलब है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से भेजने वाले की पहचान का भी पता चलता है। अब पढ़ते हैं टॉपिक 7.2 को, जो है एक रहस्यमय लिपि। नॉर्मली हड़प्पा मोहरों पर पंक्ति में कुछ लिखा है जो शायद मालिक के नाम तथा मालिक की पोजीशन को दिखाता है। विद्वानों ने यह भी सुझाव दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका मतलब बताता है। आधे से ज्यादा लेख सूक्ष्म पाए गए हैं। सबसे लंबे लेख में लगभग 26 साइंस पाए गए हैं। हालांकि आज तक इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया, पर निश्चित रूप से वर्णमाली जहां हर साइन एक वॉवल या कॉन्सोनेंट को दर्शाता है नहीं है, क्योंकि इसमें साइंस की मात्रा काफी ज्यादा थी, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा लगता है कि यह लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर राइट और चौड़ा अंतराल है और लेफ्ट और संकुचित। इससे लगता है कि उत्कीर्णक ने राइट साइड लिखना शुरू किया और लेफ्ट साइड जगह कम पड़ गई। अब हम उन अलग अलग वस्तुओं की ओर नजर डालेंगे जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे, तांबे के औजार, मर्तबानों के आवट, मिट्टी के लघु पट्टिकाएं, ज्वेलरीज, अस्ते छड़े, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पत्र। याद रखिए कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता होगा। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, जो है बाट। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा कंट्रोल्ड थी। ये बाट नॉर्मली चर्ट नामक पत्थरों से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी होते थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का यूज शायद ज्वेलरीज और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी प्राप्त हुए हैं। फाइनली अब हम पढ़ेंगे 8th टॉपिक, जो है प्राचीन सत्ता। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस, हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही लें, जैसा कि मृद भांडों, बाटों तथा ईंटों से साफ है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईंटें, जिनका उत्पादन साफ तौर से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की होती थी। हमने यह भी नोटिस किया कि अलग अलग वजहों की वजह से बस्तियां विशेष जगहों पर आवश्यकतानुसार स्थापित की गई थी। इसके साथ ही ईंटें बनाना और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन मैनेज करता था? इंतजार खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं सबसे आखिरी टॉपिक पर, जो है प्रसाद तथा शासक। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। आर्कियोलॉजिकल्स ने मोहनजोदड़ो में मिले विशाल भवन को एक महल की संज्ञा दी है, परंतु इससे रिलेटेड कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी है और यह नाम आज भी पॉपुलर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्कियोलॉजिकल्स मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की स्पिरिचुअल प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी और ना ही ये जानने के कोई सोर्स उपलब्ध हैं कि जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे, क्या उन्हीं के पास पॉलिटिकल पावर होती थी? कुछ आर्कियोलॉजिकल्स मानते हैं कि
कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सबकी सामाजिक स्थिति सेम थी। वहीं दूसरे आर्कियोलॉजिकल सेह मानते हैं कि यहाँ एक से ज्यादा शासकों का राज था। कुछ और तो यह मानते हैं कि यह एक ही राज्य था। जैसा कि पुरावस्तुओं में समानता, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, एक ही अनुपात की ईंटें, बस्तियों का रॉ मटेरियल के सोर्सेस के समीप संस्थापित होने से साफ है। अभी तक के सिचुएशन में अंतिम परिकल्पना को सबसे युक्त संगत माना गया है, क्योंकि यह बिल्कुल संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे मुश्किल डिसीजन लिए जाते तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। तो फाइनली सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड पार्ट में पूरा चैप्टर कवर कर दिया जाएगा।